रवि की मम्मी आजकल बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसको रात को नींद आना भी बंद हो गई थी और वजह थी उसका 15 साल का बेटा जो आजकल कुछ ऐसे बिहेव कर रहा था कि उसकी माँ और पिता दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो ज़्यादातर समय मोबाइल में ही खोया रहता था। सुबह उठते ही वो अपना स्मार्टफोन ऑन करता और बिस्तर में पड़े पड़े 1-2 घंटे ऐसे ही निकाल देता। रवि के पापा अब रवि की मम्मी पर गुस्सा निकालने लगे थे क्योंकि रवि के बहुत जिद करने पर रवि की मम्मी ने ही रवि के पापा को रिक्वेस्ट करके उसे नया फ़ोन दिलाया था। एक दिन अब ऐसा हुआ कि रवि के घर स्कूल से एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि रवि के बारे में बार बार नोटिस लेटर भेजे जाने के बावजूद भी घर से कोई पर्सन पेरेंट मीटिंग में नहीं आ रहा, इसलिए ये लास्ट वार्निंग लेटर स्कूल की तरफ से भेजा जा रहा है क्योंकि स्कूल अब रवि को निकालने पर विचार कर रहा है। ये लेटर देखकर रवि की माँ के होश उड़ गए क्योंकि उन्हें अभी तक स्कूल के भेजे गए किसी भी लेटर की कोई खबर नहीं थी। जैसे ही रवि के पिता घर आए और रवि की माँ ने उन्हें ये बताया कि रवि के स्कूल से ऐसा लेटर आया है तो उसके पिता ने रवि को पीटना शुरू कर दिया। तब रवि ने बताया कि वो स्कूल के सभी लेटर्स को फाड़ देता था। इस पर रवि के पिता ने उसकी और पिटाई की और तब रवि ने हर बार की तरह गुस्सा करना शुरू किया और कहा कि वो घर छोड़कर चला जाएगा। अब रवि के माँ बाप को पता नहीं चल पा रहा था कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कैसे कैसे रवि की माँ ने अपने बेटे को प्यार से समझाया और अगले दिन रवि को बिना बताए उसके स्कूल रवि के टीचर से मिलने गए। रवि की माँ अपने बच्चे के बिहेवियर, उसके रिजल्ट से इतना परेशान थी कि स्कूल टीचर के सामने रोती हुई अपनी हालत बता रही थी। उसी समय वहां से 7वीं क्लास के ही एक दूसरे सेक्शन के टीचर गुजर रहे थे तो रवि की माँ को रोते हुए देख उन्होंने सारी बात पूछी और फिर बात सुनने पर रवि के टीचर से रवि को अपनी क्लास में शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट की। अब क्लास के टीचर तो पहले ही रवि से परेशान थे तो उन्होंने तुरंत उनकी बात मान ली। तब रवि के नए टीचर रमेश जी ने रवि की माँ को अगले 6 महीने तक उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने को कहा। रवि के माँ बाप मरते क्या ना करते, उन्होंने रमेश जी की बात को मान लिया और अपने आप को तसल्ली देते हुए घर आ गए। रोजाना की तरह रवि फिर से स्कूल जाने लगा। पहले कुछ दिन कुछ बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन 8-10 दिन बाद रवि की माँ ने नोटिस किया कि रवि अब घर आते ही सो जाता है। शुरू में रवि की माँ को लगा कि शायद रवि रात को बहुत लेट तक मोबाइल चलाते रहने की वजह से नींद पूरी नहीं कर पा रहा हो, इसलिए वो दिन में आते ही सो जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब रवि एक दिन शाम को 4 बजे फिर से स्कूल जाने को तैयार हुआ तो पूछने पर रवि ने अपनी माँ को बताया कि स्कूल के नए टीचर रमेश जी ने उसे स्कूल की खो-खो टीम में शामिल करके खो-खो खेलने के लिए बुलाया है। रवि की माँ बड़ी हैरान हुई और भावुक भी हुई क्योंकि हर घड़ी मोबाइल में चिपके रहने वाला रवि अब कुछ और भी करने लगा था। धीरे धीरे रवि के व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब वो शाम को खो-खो खेलकर आता और खाना खाकर थोड़ी देर कारण सो जाता। धीरे धीरे अब रवि घर पर थोड़ा होमवर्क भी करने लगा था और 3 महीने बाद हुए एग्जाम में वो पासिंग मार्क्स के साथ में पास भी हो गया। रवि के बदलते हुए बिहेवियर और उसके रिजल्ट से सब हैरान थे, लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब 7वीं क्लास के फाइनल एग्जाम में वो 4th प्लेस पर आया। उसने अब मोबाइल यूज करना भी बहुत कम कर दिया था और वो अपने स्कूल की खो-खो टीम का कैप्टन बन चुका था। रवि के माँ बाप बड़े खुश और धन्यवाद के साथ रमेश जी से मिलने उसके स्कूल पहुंचे, ये जानने के लिए कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो रवि इतना बदल गया और उसने फोन यूज कम करके इतना सब कुछ कर दिया, क्योंकि वो हैरान थे कि क्या खो-खो खेलने से ये सब हुआ। तब रवि के नए टीचर रमेश जी ने बताया कि ये बदलाव सिर्फ खो-खो खेलने से नहीं हुआ। ये सही है कि खो-खो के खेल से उसके बहुत सारे बदलाव जुड़े हैं, पर उसके पीछे गहरी समझ और साइकोलॉजी भी जुड़ी है। उन्होंने बताया कि रवि शुरू में खो-खो खेलने को भी तैयार नहीं था, लेकिन रमेश जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने बताया कि रवि जैसे किसी भी बच्चे की नियत ऐसी नहीं होती कि वो स्कूल में फेल हो या अपने पेरेंट को परेशान करे, पर बात यह होती है कि सभी बच्चे बहुत ही एनर्जी से भरे होते हैं और सारा खेल आपकी एनर्जी यानी ऊर्जा का है। आप जिस तरफ अपनी ऊर्जा देते हैं, जिस काम में भी ऊर्जा लगाते हैं, वही काम और उसके रिजल्ट्स हमारी जिंदगी में बढ़ने लगते हैं। बच्चों के केस में हमें यह समझने की जरूरत है कि बच्चे पहले से ही सब कुछ सीखकर पैदा नहीं हुए।
वो हम ही से और हमारे आसपास के माहौल से सब सीख रहे हैं, और जो भी वो कर रहे हैं वो हमारे और हमारे आसपास के माहौल की वजह से। अगर हम ये बात गहराई से समझ लें कि बच्चों के सारे एक्शंस के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, तो सबसे पहली बात ये होती है कि हम उन्हें कोसना और जिम्मेदार ठहराना कम कर देते हैं और उनके हर व्यवहार को हम आसानी से एक्सेप्ट कर पाते हैं। रवि के केस में भी मैंने सबसे पहले उसे एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से समझता हूँ कि हर इंसान की पहली नीड है एक्सेप्टेंस, और इस पर हमारा एक पूरा वीडियो है जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो रमेश जी ने सबसे पहले रवि को एक्सेप्ट किया वो जैसा था, ना कि उससे पीछा छुड़ाना चाहा, और उनके इसी एक्शन और रवि के प्रति प्रेम ने रवि को अनजाने में ही अपना दोस्त बना लिया। रमेश जी ने बताया कि उन्हें अब उसे किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जिससे रवि की ऊर्जा मोबाइल और उसके प्रभाव से हटकर दूसरी जगह लगे। रमेश जी ने बताया कि उनकी क्लास में रवि जैसे और भी स्टूडेंट रहे हैं, इसलिए वो अपनी क्लास में हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कराते हैं जिससे वो अपने अचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो सके, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर अपने अचेतन मन से काम करते हैं और इसलिए सारे मोबाइल के ऐप्स और तमाम सोशल मीडिया हमारे अचेतन मन के कंडीशनिंग कॉन्सेप्ट को समझकर ही डिज़ाइन किए जाते हैं। रमेश जी हर 2 घंटे बाद सभी बच्चों को एक छोटी सी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कराते जिससे उनकी सारी ऊर्जा शरीर से उस खेल वाली एक्टिविटी पर आ जाती, और उन्हें थकाने के बाद उन्हें आराम से बैठने के लिए बोलते। क्योंकि बच्चे उस एक्टिविटी में थक जाते, इसलिए वो आराम करने को भी बैठ जाते, और यहीं से फिर उन्होंने वो करना शुरू किया जो आज हमारे सारे एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। रमेश जी ने रवि की माँ को बताया कि कैसे रमेश जी सभी बच्चों को उस छोटे से खेल के जरिए पहले थका देते और फिर उन्हें आराम करने को बोलते। आराम करते समय वो सभी बच्चों को बोलते कि वो अपनी आंखें बंद कर ले, क्योंकि बच्चे थक चुके होते हैं, इसलिए उनका खुद का मन भी आंखें बंद करने को एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर रमेश जी उन्हें उनके अचेतन मन में म्यूजिक और कुछ इंस्ट्रक्शंस के जरिए ले जाते, और वहाँ उन्हें कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस के जरिए अपने अचेतन मन में वो प्रोग्रामिंग करने को कहते जो उनके परिवार और समाज की डेवलपमेंट से जुड़ी हो। अगर आप चेतन और अचेतन मन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते और आपको नहीं पता कि अचेतन मन कैसे हमारी जीवन की कमांड अपने हाथ में रखता है, तो हमारे मन के 2 हिस्सों वाला वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रवि के केस में रमेश जी ने शुरू के 2-3 दिनों में ये जानने की कोशिश की कि रवि को मोबाइल के अलावा और क्या पसंद रहा है, और उन्हें पता चला कि रवि अक्सर खो खो गेम खेला करता था, लेकिन मोबाइल की लत के कारण उसने अब खो खो खेलना बंद कर दिया था। रमेश जी ने रवि को एक दिन कहा कि उसे खो खो गेम स्कूल की टीम के साथ खेलनी चाहिए। शुरू में रवि ने बहाना बनाना चाहा, पर फिर रवि को रमेश जी ने कहा कि अगर वो स्कूल के बाद 1 घंटे खो खो गेम खेलने आता है तो रमेश जी रवि को उसके मोबाइल में एक शानदार गेम इंस्टॉल करके उसे वो खेलने की भी परमिशन देंगे। इस पर रवि अनमने मन से तैयार हो गया, और रमेश जी ने रवि को ऐसा कम से कम 20 दिन करने का कमिटमेंट भी ले लिया। दोस्तों, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि अगर हम कंटिन्यूटी से किसी काम को एक निश्चित समय पर कुछ समय के लिए रोज करते रहें तो वो हमारी आदत और स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। कितने समय में वो हमारी आदत बनता है, और ये सभी इंसानों की उम्र, उनके स्वभाव और पुरानी आदतों और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पर 15 साल तक के बच्चों में ये बदलाव बहुत जल्दी होता है, इसलिए रवि को रमेश जी ने 20 दिन का कमिटमेंट लिया। रमेश जी जानते थे कि अगर रवि को मोबाइल के एडिक्शन से पीछा छुड़ाना है तो रवि की एनर्जी को क्रिएटिविटी में लगाना होगा। जिस दिन पहली बार रवि को स्कूल के बाद फिर से खो खो खेलने के लिए स्कूल आना था, उस दिन घर जाने के बाद रवि का मन फिर से बदलने लगा, और रमेश जी को ये पता था कि रवि ऐसा कर सकता है। इसलिए रमेश जी ने खो खो टीम के अच्छे स्टूडेंट को पहले ही बोल रखा था कि वो घर से दोबारा स्कूल आते समय रवि के घर से होता हुआ आए और रवि को अपने साथ खो खो खेलने के लिए मना कर लाए। रमेश जी ने यहाँ पर दूसरी टेक्निक यूज की, वो थी अपने सराउंडिंग को चेंज करना। हमने पिछले वीडियो में बताया कि बच्चे हमसे और हमारे आसपास के लोगों और माहौल से बदलते हैं। इसलिए रमेश जी उस दूसरे स्टूडेंट को, जिसका नाम संजय था, उसे उसके दोस्त और सपोर्ट सिस्टम की तरह उसके घर में और उसके जीवन में लेकर आए। समझने वाली बात यह है
कि बच्चे अपने से बड़े की बात उतनी आसानी से नहीं मानते जितनी आसानी से अपनी उम्र के बच्चों की बात मानते हैं। खैर, किसी तरह संजय उस दिन रवि को मनाकर स्कूल में खो खो खेलने के लिए ले आया और रमेश जी ने उसकी गेम यानी खो खो में परफॉर्मेंस के लिए उसे बहुत अप्रिशिएट किया। रमेश जी जानते थे कि हर इंसान, चाहे वो बच्चा हो, अडल्ट हो या फिर बूढ़ा हो, अपने आप को अच्छा महसूस कराना चाहता है और खुद की तारीफ सुनना इंसान की एक बेसिक नीड है। रमेश जी रवि को हर बार जब कुछ अच्छा करता उसकी तारीफ करते और यही कल्चर उन्होंने खो खो टीम के सभी प्लेयर्स को सिखाया था। रमेश और खो खो टीम के सभी प्लेयर्स इतने सपोर्ट और एप्रिसिएशन जब रवि को करते तो इसी के चलते रवि पहले दिन से ही खो खो खेलने में इंटरेस्ट लेने लगा और अब रवि खुद ब खुद समय से खो खो खेलने आने लगा। यहाँ हम सभी के लिए एक सीख ये भी छुपी है कि हमें अपने बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ तक कि जापान में तो DMIT टेस्ट बच्चों की एजुकेशन सिस्टम के एक हिस्से के तौर पर लिया जाने लगा है, जिसमें बच्चों के फिंगरप्रिंट्स के जरिए ये पता लगाया जाता है कि कौन से बच्चे का किस फील्ड या क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट होगा, ताकि इस फील्ड को उसके करियर के तौर पर डेवलप किया जा सके। DMIT टेस्ट क्या होता है, इस पर हमारा एक अलग वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी के लिए हम बस ये समझ लें कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट हमारी अभी तक की कंडीशनिंग और आगे के परिणामों की आधारशिला बनते हैं। अब चूंकि रवि खुद ब खुद रोजाना खो खो खेलने लगा, उससे काफी सारे बदलाव रवि के जीवन में आने लगे। रमेश जी ने बताया कि चूंकि रवि को खो खो खेलने में मजा आने लगा था, इसलिए रवि पूरे दिल से खो खो खेलता और इसीलिए इस दौरान उसे मोबाइल यूज करने का ख्याल भी नहीं आता और ना ही कोई क्रेविंग होती फोन के लिए। रमेश जी एक खेल के जरिए ना सिर्फ रवि और बाकी स्टूडेंट्स को मोबाइल की बुरी एडिक्शन से बचा रहे थे, बल्कि बच्चों को धीरे धीरे दूसरी अच्छी हैबिट्स भी सिखा रहे थे, जो कि खेल खेल में बच्चों को और रवि को पता भी नहीं चल रही थी। पहले उन्होंने खो खो खेल के प्रति रवि का इंटरेस्ट जगाया और फिर उसे समय पर आने के लिए इंस्पायर करके पंक्चुअलिटी और सिंसियरिटी भी सिखाई। दोस्तों, बहुत सारे पेरेंट्स को आज सोशल मीडिया के काफ़ी गलत प्रचार के कारण ऐसा लगने लगता है कि काश हमें कोई ऐसी ट्रिक बता दे जिससे हम बच्चों को चुटकी बजाकर तुरंत बदल दें। जबकि सच बात यह है कि कोई भी बड़ा बदलाव छोटे छोटे कई बदलावों की एक श्रृंखला होती है। ऐसे ही शॉर्टकट के गलत प्रचार के चलते पिछले कुछ सालों में हमारा एजुकेशन सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम सेल्फ डेवलपमेंट से हटकर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यानी दिखावे पर ज़्यादा काम करने लगा है, जिसके परिणाम हम देख रहे हैं कि क्या हो रहे हैं। आज बच्चे मेहनत से ज़्यादा रिसोर्सेज पर डिपेंड हो गए हैं। आपको आए दिन ऐसे केसेस मिल जाएंगे जिसमें बच्चों की जिद पूरी ना होने पर वो कितने गलत स्टेप उठा लेते हैं। यहाँ तक कि वेस्टर्न कंट्रीज में और अब इंडिया में भी मोबाइल फ़ोन ना मिलने पर या मोबाइल फ़ोन ना दिलाने पर बच्चों के सुसाइड केस तक सामने आए हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने देश, दुनिया की और बच्चों की डेवलपमेंट की हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मेरा नाम मनोज अग्रवाल और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें।